Hello students, let us start lesson 5, the fundamental unit of life, lecture 11. In this lecture, I will tell you the solutions of NCERT in-text and exercise questions. Let us talk about NCERT in-text or blue box questions. First question, who discovered cell and how? Cell को किसने और कैसे discover किया? Robert Hooke in 1665 examined thin slices of cork under a self-designed microscope. He observed the cork resembled the structure of honeycomb. That structure consisted of many little compartments. These little compartments were named as cells because in Latin language, little compartment means cells. Okay. Let me explain in Hindi. रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर की थिन स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन किया. जब उन्होंने एग्ज़ामिन किया तो उन्हें दिखाई दिया कि कोर की स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी है. जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते में बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही कंपार्टमेंट्स कोर में थे. उन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल्स. Okay, let us discuss next question. Why is cell called structural and functional unit of life? Cell is called structural unit of life because all the organisms are made up of cells. Cell को structural unit क्यों कहेंगे? क्योंकि सभी living organisms cells के बने हुए होते हैं. As we know, each cell have functional regions and specialized components known as organelles. These functional regions and cell organelles perform all the basic functions of the life, just like respiration, nutrition, removal of waste material, formation of new proteins, etc. That's why the cell is called functional unit of life. Let me explain in Hindi. क्योंकि सेल में बहुत तरह के फंक्शनल रीजन्स होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बहुत सारे स्पेशलाइज कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा. ये सभी अपने अपने स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन. इन्हीं फंक्शंस की वजह से सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? CO2 और वाटर जैसे सब्सटेंस सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे मूव करते हैं? CO2 मूव्स इन एंड आउट बाय अ प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन. वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय अ प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस. As you know, diffusion means movement of molecules from their higher concentration to lower concentration, means from hypertonic solution to hypotonic solution across the cell membrane. As you know, osmosis is special type of diffusion which involve the movement of solvent molecules from hypotonic solution to hypertonic solution, or we can say that from their higher concentration to lower concentration across the cell membrane. Let me explain in Hindi. CO2 सेल के अंदर और बाहर किस प्रोसेस के थ्रू मूव करती है? डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू. और डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है? डिफ्यूज़न का मतलब है मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. उसी तरह वाटर सेल के अंदर कैसे मूव करता है और कैसे बाहर आता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू. ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस है जिसमें एक्चुअली मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती, सोलवेंट की मूवमेंट होती है. कहाँ से कहाँ तक? अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. या ये भी कह सकते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन and restrict rest of the material to move in and out of the cell. Let me explain in Hindi. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अक्रॉस अंदर और बाहर की तरफ सिर्फ कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को मूव इन मूव आउट करने देती है और बाकी मटेरियल्स को रोक देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप. दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. Let us fill gap number 2. Nuclear region. Nuclear region is not well defined. It is not surrounded by nuclear membrane. That's why it is known as nucleoid. Let us fill the gap in fourth difference. Membrane bound cell organelle is present. Let me explain in Hindi.
प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेकंड डिफरेंस है वो न्यूक्लियर रीजन से रिलेटेड है। इनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है और उसे स्पेशल नेम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में फोर्थ डिफरेंस को फिल किया है। यहाँ क्या फिल किया है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज के एग्जांपल्स आपको पता ही हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेलिज विच वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? क्या हम 2 ऐसी ऑर्गेनेलिज का नाम बता सकते हैं जिनके पास खुद का डीएनए है एक्सेप्ट न्यूक्लियस? यस, देयर आर 2 ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में आप क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हैं बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। Let us talk about next question. If the organization of cell is destroyed due to some physical and chemical influence, what will happen? अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर केमिकल और फिजिकल प्रभाव की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सेल के साथ क्या होगा? एज यू नो, सेल अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो वो अपने सभी बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? A cell is able to perform all its basic function due to its well organization. If organization of cell is destroyed, then it will not able to perform all its basic function. It will not able to maintain homeostasis. Homeostasis means constant internal chemical composition. Clear? Let us talk about next question. Why are lysosome known as suicidal bag? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। कब डिस्ट्रॉय करते हैं? जब कोई सेल डैमेज हो जाती है। जब कोई सेल डैमेज हो जाती है तो उसी सेल के लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। फटने से उन लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकल आते हैं और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से पूरी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वाई? बिकॉज इफ सेल में डैमेज्ड देन लाइसोसोम बस्ट, लाइसोसोम रिलीज देयर हाइड्रोलिटिक एंजाइम which can digest their own cell. Clear? Now next question, where are proteins synthesized inside the cell? सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? हमें पता है राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, तो इट मीन्स प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होंगे? राइबोसोम पर सिंथेसाइज होंगे। कौन से राइबोसोम पर? 2 तरह के राइबोसोम होते हैं, एक जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम विच आर आइदर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म और अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These proteins are then sent to various places in the cell depending on the need of the cell. Clear? Now let us talk about NCERT exercise questions. First question, make a comparison between plant cell and animal cell. Plant cell, plastid present. Animal cell, plastids absent. Plant cell, cell wall present. Animal cell, cell wall absent. Plant cell, vacuoles are large in size. Animal cell, vacuoles are small in size. Plant cell, nucleus is in peripheral position. Animal cells, nucleus is in central position. Plant cell, centriole is absent which help in cell division. Animal cell, centriole is present. Now next question, how is a prokaryotic cell different from eukaryotic cell? That question is already discussed in NCERT in-text. Now come to next question, what would happen if plasma membrane ruptures or break down? Plasma membrane, that is called selectively permeable membrane, which maintain cell homeostasis, means constant internal chemical composition of cell. Why? Because it separates the content of the cell from surrounding. What will happen if it ruptures? If it ruptures, the constant internal chemical composition of the cell will be lost. Cell identity will be lost and cell will not able to perform its basic function. Now next question, what would happen to the life of the cell if there was no Golgi apparatus?
If there was no Golgi apparatus, what would happen? The function performed by Golgi apparatus will not be possible in the cell. What are the function of Golgi apparatus? Golgi apparatus is involved in storage, modification, packaging of material in the cell. It also involved in the formation of lysosome. If Golgi apparatus is not there, all these basic metabolic function are not possible. Let me explain in Hindi. गोल्गी apparatus का काम है सेल के अंदर जो भी मटेरियल है पहले उसे स्टोर करना, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना, फिर उसे पैक करना और पैक करने के बाद डिस्पैच कर देना। इसका काम है लाइसोसोम की फॉर्मेशन करना। अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा सेल में तो सेल के अंदर ये सब बेसिक फंक्शन भी परफॉर्म या ये सभी फंक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई? माइटोकॉन्ड्रिया are known as powerhouse of the cell. Why? Because they contain the enzyme which help in oxidation of food. And as we know, during oxidation of food, energy is released, and that energy is stored in the form of ATP molecules, adenosine triphosphate molecules. These molecules are known as energy currency of the cell. Wherever energy is needed, these ATP molecules are utilized. Okay. That's why mitochondria are known as powerhouse of the cell. Let me explain in Hindi. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो फूड की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। और आपको पता है जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। उसके बाद जहाँ भी सेल के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यही एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स एंड राइबोसोम, these help in manufacture of proteins, and these ribosomes are actually either present in free form or either present in the form of free form or attached to the surface of rough endoplasmic reticulum. Now next question, how does an amoeba obtains its food? अमीबा अपना फूड कैसे obtain करता है? As you know, amoeba is a unicellular organism. It has false foot-like structures known as pseudopods due to flexibility of its membrane. These pseudopods help to engulf the food by a process known as endocytosis. Endo means inside, cytosis means cell. क्योंकि फूड सेल के अंदर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसके पास स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम स्यूडोपोड कहते हैं। स्यूडोपोड मीन्स फास्ट फिट लाइक स्ट्रक्चर्स जो लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं। इन्हीं फास्ट फुट लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से अमीबा अपने फूड को एंगल्फ कर पाता है और एंगल्फ करने की इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पर एंडो का मतलब है इनसाइड, साइटोसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म। एंगल्फ होने के बाद फूड कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। क्लियर? फूड साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, इसलिए प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। क्लियर? अगर फूड लिक्विड है तो हम इसे पिनोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। अगर फूड सॉलिड है तो हम इसे फैगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। पिनोसाइटोसिस का अनदर नेम है सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस का अनदर नेम है सेल ईटिंग। क्लियर? एंडोसाइटोसिस में जब फूड अंदर आता है तो फूड वैक्यूल की फॉर्म में आता है। ठीक है? पिनोसाइटोसिस में उसी फूड वैक्यूल को हम पिनोसोम कहेंगे। फैगोसाइटोसिस में उसी फूड वैक्यूल को हम फैगोसोम कहेंगे। डैट इज़ इन डिटेल फॉर्म। आप इसे ब्रीफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे डिटेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? Osmosis already I discussed with you in question number 3 NCERT in text. Next question, based on experiment,
यहाँ पर 4 आधे पोटैटो लेने हैं छिले हुए, और उन चारों पोटैटो में के एक साइड पर हमने स्कूस करके कप्स क्रिएट करने हैं। कप्स का मतलब यहाँ कैविटी है। क्लियर? इनमें से जो चौथा पोटैटो का हाफ है वो बॉइल्ड है। ठीक है। अब इन चारों पोटैटो के कप्स को हमने किस में रखना है? एक ट्रे में रखना है जिसमें पानी भरा हुआ है। पोटैटो ए का जो कप है वो एम्प्टी होना चाहिए। पोटैटो बी का जो कप है उसमें चीनी भरी होनी चाहिए। पोटैटो सी का जो कप है उसमें नमक भरा होना चाहिए। और पोटैटो डी जो बॉइल्ड है उसके कप में भी हमने चीनी भरनी है, चीनी जितनी उस कप में आ सके। ठीक है। उसके बाद इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और 2 घंटे के बाद हमने पोटैटो कप्स में ऑब्ज़र्व करना है कि क्या हुआ है। एक्चुअली जो भी हुआ है उसे ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। सेकेंड, वाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पोटैटो बी कप में और पोटैटो सी कप में हमने क्या भरा हुआ है? चीनी और नमक भरा हुआ है। चीनी और नमक भरने का मतलब ये है पोटैटो बी और सी के कप में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। अब पोटैटो के बाहर क्या है? पानी है, क्योंकि हमने चारों कप्स को पहले ही बताया था एक ट्रे में रखना है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा? वो पानी ट्रे से पोटैटो के सेल्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रही है? यहाँ पर हो रही है एंडोओस्मोसिस। एंडोओस्मोसिस यानी कि बाहर पानी है। ठीक है। वो कैसा है? हाइपोटोनिक है। और जो सेल्स है, सेल्स के अंदर तो बहुत से, किसकी सेल्स? पोटैटो की सेल्स। पोटैटो के सेल्स में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ। इसलिए बाहर का पानी पोटैटो के सेल्स में आ जाएगा बाय एंडोओस्मोसिस। उसके बाद पोटैटो की सेल्स के अंदर का पानी कहाँ आ जाएगा? कप्स में आ जाएगा। किसके थ्रू? एक्सोओस्मोसिस के थ्रू। एक्सोओस्मोसिस क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि पोटैटो की सेल्स के अंदर अब पानी है, यानी कि वो हाइपोटोनिक है, और पोटैटो कप में शुगर और सॉल्ट है, वो हाइपरटोनिक है। तो अब फिर से यहाँ क्या होगा? पानी हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि पोटैटो के सेल्स से पोटैटो कप्स में। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो एक्सोओस्मोसिस हुआ। तो पहले एंडोओस्मोसिस और फिर एक्सोओस्मोसिस के बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि दोनों पोटैटो कप्स में बी और सी में पानी भर जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर पोटैटो ए कप को हमने एज अ कंट्रोल यूज़ किया फॉर कंपेयरिंग द सिचुएशन क्रिएटेड इन कप बी, सी एंड डी। एक्चुअली पोटैटो कप ए में कुछ भी नहीं भरा हुआ, तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह की कोई वाटर मूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ पोटैटो ए एंड डी। पोटैटो ए में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पोटैटो कप में पानी इसलिए गैदर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ किसी तरह का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है। पोटैटो डी में पानी क्यों कह सकते हैं नहीं भरा? क्योंकि पोटैटो डी और बॉइलिंग की वजह से पोटैटो की सेल्स जो है वो डाई हो गई है, उसके मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर वाटर की मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए कप डी में भी वाटर गैदर नहीं होगा। क्लियर? अब जैसा कि आपने देखा यहाँ तक 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपकी जो न्यूली प्रिंटेड बुक है उसमें एक क्वेश्चन और ऐड हुआ है, एंड दैट क्वेश्चन इज़ विच सेल डिवीज़न इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ damaged tissues or cells in our body, or we can say that for repair of our body
and which cell division is involved in gamete formation? So what will be the answer? Mitosis is required to repair the damaged tissues and meiosis is required for gamete formation. As I discussed with you all these concepts in notes and my videos. Hope so all the questions along with their solutions are clear to you all. Thank you. Stay safe and healthy at home. Keep continuing your study. Have a nice day.